नमस्कार दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग व्यंजन को कंप्लीट करने वाले हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको बता दें कि व्यंजन का मतलब क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको व्यंजन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि व्यंजन क्या होते हैं, कितनी संख्या होती है इनकी, ये सारी बातें हम आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए कि व्यंजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, यानी कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। दोनों बातों का एक ही मतलब है। या तो हम ये कहें जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई व्यंजन की परिभाषा। और व्यंजन के क्या क्या गुण हैं हम यहाँ पर पॉइंट के रूप में यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, पहली विशेषता तो यही हो जाएगी कि स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे वायु में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना। वायु में अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है उस वायु में अवरोध उत्पन्न होता है। वहीं अगर हम स्वरों की बात करें, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार से वायु में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपको अच्छी तरीके से समझना है। तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो व्यंजनों की जो तीसरी विशेषता है वो ये हो जाएगी कि व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में हमने आपको बताया था कि स्वरों का जो उच्चारण है वो देर तक किया जा सकता है। वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी, उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, अर्थात इनको स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी वायु में अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तीसरी विशेषता हो जाएगी उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो तो क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद में स्वर का उच्चारण ही शेष रह जाता है, व्यंजन का उच्चारण खत्म हो जाता है। यानी कि अगर हम चाहें कि व्यंजन का उच्चारण देर तक करें तो हम व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं कर सकते। तो ये कुछ व्यंजन की सामान्य विशेषताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे व्यंजन आते हैं वो आते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला प्रकार जो है व्यंजनों का वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए। स्पर्शी व्यंजन भी इनको कहा जाता है और वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। सारे नाम आपको पता होना चाहिए। अगर उन्होंने स्पर्श की जगह वर्गीय व्यंजन दे दिया
तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 16। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि कई लोगों ने स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि मूल रूप से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 16 ही होती है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 16 ही स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब ये 16 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए, 5 वर्णों का एक समूह बनता है। जैसे का वर्ग, एक का वर्ग होता है, का खा गा घा अंगा। उसी प्रकार से एक चा वर्ग होता है, चा छा जा झा या। उसी प्रकार से एक टा वर्ग होता है, टा ठा डा ढा अड़ा। उसी प्रकार से ता वर्ग होता है, ता था दा धा ना। और अंतिम होता है पा वर्ग, पा फा बा भा मा। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 25 वर्ण होते हैं। लेकिन इन पूरे के पूरे 25 वर्णों को हिंदी में स्पर्श व्यंजन नहीं माना जाता। किन वर्णों को स्पर्श व्यंजन माना जाता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 4 वर्ण हैं, चा, छा, जा और झा, इन 4 वर्णों को स्पर्श व्यंजन नहीं माना जाता। इन चारों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चा छा जा झा, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी माना जाता है, यानी कि ये स्पर्श भी हैं और साथ में संघर्षी भी हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। वहीं अगर हम इन 5 वर्णों की बात करें, पंचमाक्षर की बात करें, तो ये जो पंचमाक्षर होते हैं इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है। नाक के स्वर में आवाज़ निकलती है, वायु निकलती है, तो इनको कहा जाता है नासिक्य। यानी कि जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं ये नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए, 4 वर्ण तो यहाँ पर अलग कर दीजिए और 5 वर्ण यहाँ पर अलग कर दीजिए, तो 5 और 4 कितने हो जाते हैं? 9। अगर हम 25 में से 9 को अलग कर दें तो कितने बचेंगे? 16 शेष बचेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4 और नासिक जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 5। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसको नासिक वर्ण कहा जाता है। अब एक यहाँ पर एक बात और आपको समझा देते हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और यदि विकल्प के रूप में यदि आपका दिया गया है 16 तो आपको 16 का ही चयन करना है, और यदि विकल्प के रूप में 16 नहीं दिया गया है उस स्थिति में आप लोग 25 का चयन कर सकते हैं। लेकिन 25 का चयन आपको तभी करना है जब विकल्प के रूप में 16 ना दिया गया हो। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्पर्श व्यंजनों के बाद में अगर हम बात करें अगले नंबर पर जो हमारे व्यंजन आते हैं, देखो हम यहाँ पर 3 प्रकार के व्यंजनों के बारे में समझा चुके हैं। स्पर्श व्यंजन समझा दिए हैं हमने आपको, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी समझा दिए हैं और नासिक व्यंजन भी हमने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर बात करते हैं कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं। अगले नंबर पर जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अगले नंबर पर व्यंजन आते हैं अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? ध्यान रखिए, या, रा, ला और वा, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये जो 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं इनमें भी आपको याद रखना है कि जो या और वा है, या और वा है, इसको माना जाता है यहाँ पर अंतस्थ। क्या माना जाता है इनको? यहाँ पर अंतस्थ या अर्धस्वर माना जाता है। शुद्ध रूप से या और वा को ही अंतस्थ माना जाता है या अर्धस्वर माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। या और वा को अर्धस्वर माना जाता है, ठीक है, या मूल रूप से अंतस्थ, इन्हीं दोनों को माना जाता है। वैसे तो अंतस्थ में चारों शामिल होते हैं, लेकिन अगर हम मूल रूप से बात करें या और वा को ही अंतस्थ माना गया है, बाकी इन दोनों को अंतस्थ नहीं माना गया है। ठीक है, और अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहते हैं, तो याद रखना है या और वा को
अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम रा की बात करें तो रा जो होता है, रा होता है लुंठित। रा को लुंठित कहा जाता है, लुंठित, ठीक है ना। रा जो व्यंजन होता है वो लुंठित होता है। वहीं अगर हम ला की बात करें तो ला जो होता है वो होता है पार्श्विक। ला क्या होता है, ला होता है पार्श्विक। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछा गया कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 2 बताना है। या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, ये निम्न में से कौन सा पार्श्विक है, तो चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए, अंतस्थ व्यंजन के बाद में अगले नंबर पर जो हमारे व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आते हैं अगले नंबर पर, ऊष्म या संघर्षी। देखिए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख में घर्षण होता है और घर्षण के कारण मुख में जिनकी वजह से ऊष्मा पैदा होती है, उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगर हम संख्या की बात करें तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? शा, शा, शा और हा। ये चारों के चारों व्यंजन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले नंबर पर बात करते हैं हम। अगले नंबर पर जो हमारे व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 2। कौन कौन से होते हैं? दोनों जो अड़ा होते हैं वो हमारे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। किन की कितनी संख्या होती है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4। नासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4 और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगले नंबर पर जो हमारे व्यंजन आते हैं वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? देखिए, एक तो होता है छ, दूसरा होता है त्रा, तीसरा होता है ज्ञा और चौथा होता है स्रा। तो ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आपको संयुक्त व्यंजनों में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से संयुक्त व्यंजन का निर्माण कौन कौन से वर्णों के मिलने से हुआ है। अगर हम छा की बात करें तो छा का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है का और सा से। का और सा के मिलने से छा का निर्माण हुआ है। वहीं अगर हम त्रा की बात करें तो त्रा का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ता और रा के मिलने से। अगर हम ज्ञा की बात करें तो ज्ञा का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है जा और या के मिलने से। वहीं अगर हम स्रा की बात करें तो स्रा का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है शा और रा के मिलने से। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कौन कौन से व्यंजनों के मिलने से हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मूल रूप से जो व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33, लेकिन अगर हम सभी प्रकार के व्यंजनों को शामिल कर लें तो व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। तो देखिए, अगर हम मूल व्यंजनों में बात करें तो मूल व्यंजनों में हम 16 स्पर्श व्यंजनों को शामिल करते हैं, 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को शामिल करते हैं, 5 नासिक व्यंजनों को शामिल करते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजनों को शामिल करते हैं और 4 हम करते हैं शामिल ऊष्म व्यंजनों को।
अगर हम यहाँ पर देखें तो 25, 25 और 4 हो जाएगा 29, 29 और 4 हो जाएगा 33। जब हम मूल व्यंजनों की बात करते हैं तो केवल इन 33 व्यंजनों की ही बात करते हैं। लेकिन अगर हम इन 33 व्यंजनों में 4 संयुक्त व्यंजनों को शामिल कर लें और 2 द्विगुण व्यंजनों को शामिल कर लें तो इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 39। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है कि कैसे 33 व्यंजन होते हैं और कैसे 39 व्यंजन होते हैं। विकल्प किस प्रकार से दिया गया है उस हिसाब से परीक्षा में आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। हमारे मुख के अंदर स्वर तंत्रियाँ होती हैं और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख में कंपन होता भी है और नहीं भी होता है। यानी कि कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको कहा जाता है घोष वर्ण, या उनको हम कह सकते हैं सघोष। ठीक है, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको कहा जाता है अघोष। ठीक है, अब ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वर्ण सघोष हैं, कौन कौन से वर्ण अघोष हैं। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम घोष वर्णों की बात कर लेते हैं कि घोष वर्ण हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर आपको हम बता दें यहाँ पर कि अंतिम 3 वर्ण यानी कि जो आपके 25 जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं उन 25 वर्गीय व्यंजनों में जो अंतिम 3 व्यंजन हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता दें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा का, ख, ग, घ, अंगा, जैसे यहाँ पर हमने 5 व्यंजनों को लिख दिया। अब इनमें से जो अंतिम 3 व्यंजन हैं, अंतिम 3 व्यंजनों को यहाँ पर घोष व्यंजन माना जाता है और जो प्रारंभ के 2 हैं इन प्रारंभ के 2 को माना जाता है अघोष। ऐसा आपको सब में समझना है, चाहे का वर्ग की बात की जाए, चाहे चा वर्ग की बात की जाए, चाहे टा वर्ग की बात की जाए, प्रत्येक वर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है कि अंतिम 3 जो वर्ण हैं यानी कि जो तीसरे नंबर का वर्ण है, चौथा वर्ण है और 5वां वर्ण है, अंतिम 3 जो वर्ण होते हैं वो होते हैं हमारे सघोष। और प्रारंभ के जो 2 वर्ण होते हैं यानी पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो कहलाता है यहाँ पर अघोष। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद में यदि हम बात करें हा, जो हा होता है हा भी हमारा सघोष होता है। तो याद रखना है आपको, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण सघोष होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी सघोष होते हैं और हा जो होता है वो भी सघोष होता है। इसके अलावा यदि हम स्वरों की बात करें तो जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी के सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, सभी 11 स्वरों की बात यहाँ पर हो रही है। अब बात करते हैं अघोष वर्णों की। तो अघोष वर्णों में हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है। इसके अलावा सा, 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 तीनों सा जो होते हैं हमारे वो भी अघोष के अंतर्गत आते हैं। हा इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो हा है वो हमारा घोष वर्ण में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा अघोष है। आपको याद रखना है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको सघोष कहा जाता है या घोष कहा जाता है, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको अघोष कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आपको याद रखना है प्राणत्व के आधार पर। अगले नंबर पर आपको याद रखना है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्राणवायु के आधार पर। अब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है।
तो जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उन वर्णों को कहा जाता है महाप्राण। उनको कहा जाता है महाप्राण। जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है उनको कहा जाता है महाप्राण, और जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है उनको कहा जाता है अल्प प्राण। ठीक है ना। अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है ज़्यादा। जिनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है उनको महाप्राण कहा जाता है, और जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है। अब कौन कौन से वर्ण हमारे अल्प प्राण में आएंगे, कौन कौन से वर्ण हमारे महाप्राण में आएंगे, ये आपको समझना है, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको महाप्राण वर्णों के बारे में बता देते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, जो अभी हमने आपको पहले वर्ग बताए थे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये दोनों के दोनों महाप्राण होते हैं। याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, और ऊष्म व्यंजनों के अलावा जो अड़ा है ये भी हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको इनके बारे में याद रखना है। दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके अलावा जो हमारे चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। बाकी के जो वर्ण बचते हैं वो सभी के सभी अल्प प्राण में आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा जो स्वर होते हैं, स्वर भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सा वर्ण हमारा अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण हमारा महाप्राण है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में वर्णमाला में एक और महत्वपूर्ण बात बची है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो में हम वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, और इसी तरीके से लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण के उच्चारण में मुख के किसी न किसी स्थान का प्रयोग होता है। किसी वर्ण के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में हमारे तालु का प्रयोग होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में हमारे मूर्धा का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर हम जितने भी हमारे वर्ण हैं सभी को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन सा वर्ण हमारा कंठ है, कौन सा वर्ण हमारा तालव्य है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं उच्चारण स्थान। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है। उच्चारण स्थान, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंठ। कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनको कहा जाता है कंठ्य। कंठ यानी कि गला। तो गले से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर है कावर्ग। कावर्ग, पूरे के पूरे कावर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। कावर्ग के अलावा हा, हा के अलावा विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। और इसके अलावा यदि हम स्वरों में बात करें तो छोटे आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों का उच्चारण भी कंठ से होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तालु। दूसरा है उच्चारण स्थान हमारा तालु। तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनको कहा जाता है तालव्य। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को तालव्य कहा जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आता है चावर्ग। चावर्ग हमारा तालव्य होता है। चावर्ग के अलावा या और सा, या और सा, ये दोनों भी हमारे तालव्य के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा यदि हम स्वरों में बात करें तो छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों के दोनों स्वर भी हमारे तालव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद में अगला जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा, और मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनको कहा जाता है मूर्धन्य। क्या कहा जाता है? उनको मूर्धन्य कहा जाता है। और अगर हम बात करें मूर्धन्य वर्णों की, तो इसमें जो टा वर्ग होता है उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। टा वर्ग के अलावा रा, शा, द्विगुण व्यंजन में दोनों को हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। दोनों द्विगुण व्यंजन का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। वहीं अगर हम स्वरों में बात करें तो जो री है हमारा, उसका उच्चारण भी मूर्धा से होता है। तो याद रखिए, टा वर्ग, रा, शा और दोनों द्विगुण व्यंजन, इसके अलावा री, इन सभी का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है। इसके बाद में अगला उच्चारण स्थान जो है वो है हमारा दंत। और दंत का मतलब होता है दांत, और दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों को दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत कहा जाता है। और दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है तावर्ग, तावर्ग, इसके अलावा ला और सा। ला और सा का उच्चारण भी दंत से होता है। स्वर यहाँ पर एक भी नहीं है, तो एक भी स्वर यहाँ पर हमको नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसका उच्चारण केवल और केवल दंत से होता हो। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य कहा जाता है। अगर हम वर्णों की बात करें तो यहाँ पर जो पा वर्ग है, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। पा वर्ग के अलावा वा, वा का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। और यदि हम स्वरों में बात करें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों स्वरों का जो उच्चारण होता है वो हमारे ओष्ठ से होता है। यदि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, कौन से वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। इस प्रकार से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और उच्चारण स्थान हैं, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये 5 तो हमारे मुख्य उच्चारण स्थान हो गए। इसके अलावा नासिक वर्ण भी होते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, जो पंचम वर्ण होते हैं, वो हमारे नासिक के अंतर्गत आ जाते हैं। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, वीडियो की शुरुआत में हम आपको समझा चुके हैं। तो पंचम वर्ण हम यहाँ पर लिख देते हैं। पंचम वर्णों का उच्चारण जो होता है, पंचम वर्णों का जो उच्चारण होता है वो होता है हमारे नासिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। ठीक है, एक अकेले उच्चारण स्थान से जिनका उच्चारण नहीं होता, 2-2 से मिलकर जिनका उच्चारण होता है, तो उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु से यदि हम उच्चारित होने वाले वर्णों की बात करें तो ए और आई, ए और आई का जो उच्चारण होता है वो कंठ और तालु की सहायता से होता है। उसी प्रकार से कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले यदि हम वर्णों की बात करें तो ओ और औ, ओ और औ का जो उच्चारण होता है वो कंठ और ओष्ठ से मिलकर होता है। इसी प्रकार से बात करें अगर हम दंत और ओष्ठ, तो दंत और ओष्ठ से जो उच्चारण होता है वो होता है हमारा वा का। वा का उच्चारण जो होता है वो दंत और ओष्ठ से मिलकर होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी वर्णमाला में वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगली वीडियो में वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं
उनको हम कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिंदी के, एक एक करके हम उनकी थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।